अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है विक्रमी संवत 2081 सावन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। और भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पशुओं के लिए साइलेज उत्पादन, यानी कि पशुओं को जो है हम लंबे समय तक अच्छा पौष्टिक आहार या चारा जो है किस तरह उपलब्ध करवा सके हैं और ये किस तरह बनाया जा सके है, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा पशुओं के लिए साइलेज उत्पादन पर। तो जहाँ तक पशुओं के लिए साइलेज उत्पादन की बात है भाइयों, तो ये जो है हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में गड्ढे के अंदर रसदार परिरक्षित अवस्था में रखने से चारे में लैक्टिक अम्ल बन जाए, जो हरे चारे का पीएच कम कर दे है और हरे चारे को सुरक्षित रखे। इस सुरक्षित हरे चारे को साइलेज कहें। ज़्यादातर किसान भूसा या पुआल का इस्तेमाल करें हैं, जो साइलेज की तुलना में बहुत घटिया रहे या हानिकारक भी हो सके है, पुराली वगैरह, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा कीटनाशकों का हो सके उस फसल के दौरान इस्तेमाल होया हो। इसके अलावा क्योंकि भूसा या पुआल में से प्रोटीन, खनिज तत्व और ऊर्जा की उपलब्धता कम भी रहे, इसलिए जो है साइलेज बनाना जरूरी हो जाए। तो बात यह है कि साइलेज बनाने के लिए फसलों का चुनाव जो है किस तरह करें। तो उसके लिए दाने वाली फसलें जिस तरह मक्का, ज्वार, जई, बाजरा वगैरह जो है साइलेज बनाने के लिए अच्छी फसलें मानी जाए, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है काफ़ी है, ज़्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से दबे चारे में जो है उसकी किण्वन क्रिया जो है वह तेज हो जाए। और दलहनीय फसलों का साइलेज अच्छा नहीं बनता, पर दलहनीय फसलों को दाने वाली फसलों के साथ मिलाकर साइलेज बनाया जा सके है। नहीं तो सीरा या फिर गुड़ के घोल का इस्तेमाल करके भी जो है इसको बनाया जा सके है, जिससे कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा को बढ़ाया जा सके है। और इसके साथ साथ बात यह है कि साइलेज बनाने के लिए फसल की कटाई जो है कितने दिनों की करें या उसकी अवस्था कैसी हो। तो दाने वाली फसलों जिस तरह मक्का, ज्वार, जई वगैरह को साइलेज बनाने के लिए जब दाने दूधिया अवस्था में हों तो काटना चाहिए। और इस समय चारे में जो है 65 से 70% पानी मिलेगा या नमी मिलेगी, और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो चारे को थोड़ा सुखा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ही बात यह भी आ जाए कि साइलेज के लिए जगह का चुनाव क्या करें या गड्ढे जो है कैसी जगह पर बनाए जा। तो उसके लिए गड्ढे हमेशा थोड़े ऊंचे स्थान पर बनाने चाहिए, जहाँ से बरसात के पानी का निकास अच्छी तरह से उसके और भूमि में पानी का स्तर नीचे हो। साइलेज बनाने का स्थान जो है पशुशाला के पास हो, उसके ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि ताज़ा ही निकालते ही जो है उसको इस्तेमाल कराया जा सके। और ऊंचा खड्डा इसलिए रखना है कि बरसात का ज़्यादा पानी जो है उसके अंदर ना भरे और ना खड़ा हुआ पानी, इसलिए जो बरसात वगैरह के दिन हैं तो उसमें ज़्यादा पानी आ भी रहा है तो साथ के साथ जो है उसकी निकासी होती रहे। और गड्ढे बनाने के लिए, साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढे हैं वो कई तरह से बनाए जा सकते हैं। गाँव में साइलेज बनाने के लिए खतियाँ काफ़ी सुविधाजनक और इस्तेमाल करी जा हैं, और खड्डों का आकार जो है उपलब्ध चारे और पशुओं की संख्या पर निर्भर करे है। खड्डों के धरातल में ईंटों से या फिर चारों तरफ जो है सीमेंट और ईंटों से अच्छी तरह से जो है उसकी भराई कर दें, और जहाँ ऐसा संभव ना हो तो वहाँ पे चारों तरफ और धरातल की गिल्ली मिट्टी से खूब लिपाई कर दें, अच्छी मोटी तह बना दें, और इसके साथ सूखे चारे की एक तह लगा दें, और चारों ओर जो है दीवारों के साथ एक पॉलीथीन की शीट भी लगा सके हैं। ये बात है कि इन खड्डों ने भरें किस तरह और बंद किस तरह करना। तो जिस चारे का साइलेज बनाना है उसने काट कर थोड़ी देर के लिए खेत में सुखाने के लिए छोड़ दें कुट्टी काटने के बाद, और जब चारे में नमी 70% के लगभग रह जा तो उसको कुट्टी काटने वाली मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खड्डों में अच्छी तरह दबा कर भर देना चाहिए। और छोटे खड्डों को आदमी जो है वो पैरों से दबा सके हैं, जबकि बड़े खड्डे में जो है ट्रैक्टर वगैरह चला के भी जो है उसको दाब दी जा सके है। जब तक ज़मीन की सतह से लगभग 1 मीटर ऊंचा ढेर ना लग जा तो भराई जो है उसमें कर दे रहे हैं, और भराई के बाद ऊपर से उसने गुम्दाकार बना दे और पॉलीथीन या फिर सूखे घास से ढक कर मिट्टी से जो है अच्छी तरह से दबा दें और ऊपर से लिपाई कर दें, जिससे कि इसमें बाहर से पानी और हवा जो है वह अंदर ना जा सके। और इसी तरह इसको कुछ समय तक रहने दें। एक बात यह भी आवेगी, आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से खड्डों को खोलें और कब निकालें।
तो खड्डे भरने के 3 महीने के बाद जो है खड्डों को खोलना चाहिए। और खोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि साइलेज एक तरफ से परतों में निकाला जाए और खड्डों का कुछ हिस्सा ही खोला जाए और बाद में उसको भी ढकते रहें। जिस दिन जितना निकालें उसके बाद तुरंत बाद जो है उसको ढक दें। और खड्डा खोलने के बाद जो है साइलेज को जितना जल्दी हो सके पशुओं को खिला कर समाप्त करें। खड्डे के ऊपरी भागों और दीवारों के पास में कुछ हल्की फुल्की फफूंदी भी दिखाई दे सके है, तो इसको हटा दें हाथ से और इसको जो है पशुओं को ना खिलावें जिसके ऊपर फफूंदी वगैरह लग रही हो साइलेज वाले चारे पे। और सभी प्रकार के पशुओं को जो है साइलेज खिलाया जा सके है। एक भाग सूखा चारा, एक भाग साइलेज मिला कर खिला सके हैं। और जो हरे चारे की कमी हो तो साइलेज की मात्रा ज़्यादा करी जा सके है। और साइलेज बनाने के 30 से 35 दिन बाद साइलेज खिलाया जा सके है। एक सामान्य पशु को 20 से 25 किलोग्राम साइलेज प्रतिदिन खिलाया जा सके है। दुधारू पशुओं को साइलेज दूध निकालने के बाद खिलावें जिससे कि दूध में साइलेज की गंध ना आ सके। और यह भी देखा गया है कि बढ़िया साइलेज में 85 से 90% तक जो है हरे चारे के बराबर पोषक तत्व पाए जाएँ। और इसलिए चारे की कमी के समय साइलेज खिलाकर पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके और पशुओं का स्वास्थ्य भी जो है अच्छा रखा जा सके है। जो हम समय पर साइलेज तैयार कर लेंगे और उसको समय पर तैयार करने के बाद जो है धीरे धीरे अपने पशुओं को उन दिनों में खिलाएंगे कि जिन दिनों आप यो देख रहे हैं कि हरा चारे की थोड़ी कमी आ रही है और अगले मौसम का हरा चारा तैयार होने में भी समय लग रहा है और पिछला हरा चारा धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहा है। तो जिन दिनों में हमारे पास ज़्यादा हरा चारा है उसका हम सही इस्तेमाल कर सके हैं साइलेज बना के। और समय पे जिन दिनों थोड़ी दिक्कत आ रही है, कमी महसूस दे रही है हरे चारे की, तो ये आपने जो बनाया साइलेज बनाया, या आम बोल चाल की भाषा में कह दें कि भाई एक तरह से पशुओं के लिए जो है हरे चारे का अचार बना लिया और उसको निकाल के फिर धीरे धीरे पशुओं को समय पे खिलाया जा सके। तो भाइयों या तो करी हमने बात पशुओं के लिए साइलेज उत्पादन पे और अब करेंगे मनोरंजन पर इस संदेश के बाद। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। युद्ध हवन तपदान छूट गए, न्यू होगी बलहीन प्रभु संध्या तर्पण अग्निहोत्र कर दिए तेरा तीन प्रभु। वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता तीन प्रभु। राम नाम सब का छुटवा दिया उपक्रम में लोली ने प्रभु। राम नाम सब का छुटवा दिया उपक्रम में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी।
उग्रसेन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। गंगा जमुना करबेणी का बंद करया स्नान प्रभु। ऋषि मुनि और संत महात्मा सह करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। मनया के शरण लई तेरी उग्रसेन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। न्यानीति और मनुस्मृति भूल गया संसार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु। हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी। उग्रसेन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। सतयुग में ऋणा कुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु। त्रेता में तने रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु। कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु। मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु। मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया, और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म घरा लेरी। उग्रसेन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों, या तो सुन रहे थे लोकगीत पृथ्वी कहने लगी हरिओम की आवाज में,
और अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा पशुओं के विभिन्न रोग व उपचार। नई फसल नई उमंग के तहत हम करेंगे चर्चा वृक्षारोपण व नए बाग लगाने में सावधानियों पर। और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत संजीवक खाद बनाने की विधि व उपयोग पर। और भाइयों करेंगे चर्चा कृषि में बढ़ते कीटनाशक अवशेष कैसे कम करें इस विषय पर इस संदेश के बाद। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों अब करेंगे चर्चा कृषि में बढ़ते कीटनाशक अवशेष कैसे कम करें इस बारे में। तो जहाँ तक भाइयों कृषि में बढ़ते कीटनाशक अवशेष की बात है तो जैसा आप जाने हैं कि बढ़ती जनसंख्या के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे देखा जा रहा है कि धरती के ऊपर दबाव जो है जनसंख्या का बढ़ रहा है, तो उसी तरह से देखा जाए संसाधनों के ऊपर भी दबाव बढ़े है। और संसाधनों में खास करके जो हम देखें कृषि में जो है फसल उत्पादन पर जोर ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि जो अन्न है वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या खाद्यान्न संसाधनों को पूरा करने के लिए यूँ कह दें वो जो है हमने ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा लंबे समय तक हम सुनिश्चित कर सकें। और वो तभी संभव है जब हम आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि धरती के भी अनाज पैदा करने की एक सीमित अवस्था हो जाए, उपजाऊ शक्ति के ऊपर निर्भर कर है। तो फिर आधुनिक तरीकों के जरिए जब उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों के हम रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें हैं। रासायनिक उर्वरक भी आ जाएँ, रासायनिक कीटनाशक भी आ जाएँ, रासायनिक खरपतवारनाशी भी आ जाएँ और खाद वगैरह जो है उसमें काफ़ी इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि हम अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकें और बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ा है। और इसमें क्योंकि उन्नत किस्म के बीज भी शामिल हो जाएँ और उनके साथ साथ उनकी उन्नत किस्मों की ज़रूरत के अनुसार उनमें खादों का इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का या फिर खरपतवारनाशियों का या रोगाणुनाशियों का, रसायनों का जो है इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ जाए। और ये भी देखा गया है एक अनुमान के अनुसार कि 248 जो पेस्टिसाइड हैं वो कृषि के लिए पंजीकृत माने गए हैं, जिसमें से कीटनाशक रसायनों का प्रमुख हिस्सा है और 76% जो है वो इसमें देखे जाए। इसके अलावा खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक और जैव रसायनों का भी इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। और ये भी देखा गया है कि वैसे तो दूसरे देशों के अपेक्षा हम देखें तो हमारे देश में जो कीटनाशक रसायनों का इस्तेमाल है 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है, बजाय कि दूसरे देशों जिस तरह अमेरिका वगैरह लगा लें तो उनमें जो है ये 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक भी पाया गया है, या फिर और कई देशों में 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक भी देखा गया है, जिनसे कि कई गुना कम है। पर फिर भी कीटनाशक रसायनों के अवशेषों की जो है खाद्य और दूसरे उत्पादों में निर्धारित सुरक्षित मात्रा से ज़्यादा पाया जाना जो है गंभीर चिंता का विषय बन जाए। और इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के बाद इन अवशेषों की समस्या का निदान करने के लिए जो है हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही पहले से ज़्यादा हो जाए। यानी कि ध्यान ये देना है, उत्पादन भी बढ़ाना है और हमने अपनी खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। तो ज़्यादा मात्रा में अवशेषों के पाए जाने के कारण जो है किसानों की रसायनों के उचित उपयोग के बारे में न्यूक्लियो की जानकारी भी कम हो सके या फिर देखा देखी कर रहे हैं। और इससे जो है यूँ कह लें कि कृषि में जो देखा गया है ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी धरती की जो उपजाऊ शक्ति है, कुदरती उपजाऊ शक्ति जो है वो भी सुरक्षित नहीं रही और उसके ऊपर भी कुप्रभाव देखे जा हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए ये ध्यान दिया जा है कि किस तरह से विभिन्न विधियों के जरिए जो है उपभोक्ता कृषि उत्पादों में अवशेषों को कम कर सके हैं। तो इसमें
पहले तो हम न्यू देख लें कि फसलों पर कीटनाशकों के अवशेष कम करने के क्या उपाय इसका है। तो उसमें है जैसे कैलेंडर छिड़काव से बचें। कैलेंडर छिड़काव वह विधि है जिसमें फसल पर किसी कीट या बीमारी की वास्तविक स्थिति को जाने बगैर एक नियत समय पर कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग बिना जरूरत के हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यो देखा जाए समय और पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है, साथ में कीट और बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता भी जो विकसित होने के आसार ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे एक समय के बाद उनके ऊपर इन कीटनाशियों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। यानी ज़रूरत थी या नहीं थी कीटनाशी का जो है, मान लो 15 दिन में छिड़काव करने की सोच ली तो हर 15वें दिन जो है छिड़काव कर रहे हैं, तो इससे बजाय के फ़ायदा होने के नुकसान हो रहे हैं। इसके लिए खेत को साफ रखें। आमतौर पर साफ खेत में कीटों और रोगों की समस्या कम हो है। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। रोगग्रस्त पौधों को सावधानी से हटा दें, या इनको खेत में से जड़ से निकाल कर अलग दूर ले जाकर दबा दें, या फिर पशु खाद के साथ जो है उसको मिला कर उसको नष्ट कर सकें। और इनमें पानी की मात्रा जो है ज़्यादा है तो उनको काली प्लास्टिक थैलियों में बांध कर धूप में रखें, और रासायनिक विघटन होने के बाद इनको जो है मल्च के रूप में इस्तेमाल कर सकें। और कीट और बीमारियों की जांच करने पर देखें कि फसलों पर नियमित रूप से जो है कीटों और बीमारियों की असर कैसा है, कम है, ज़्यादा है, ज़रूरत है, नहीं है, या हमारी फसल अच्छे से बढ़वार कर रही है, किसी भी तरह के ऐसे कीट या बीमारी उस पर नहीं दिख रहे हैं। और किसी विशेष कीट की उपस्थिति के लिए चिपचिपे जाल का इस्तेमाल भी किया जा सके है। और नियमित निगरानी की जो समस्या को जल्दी पहचानें और उससे जल्दी बचाव को सुनिश्चित करें, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो जाएगी। इसके अलावा निगरानी संबंधित जो विवरण हैं समय समय पर जो आपके कृषि वैज्ञानिक हैं उनके भी संपर्क में आवें, और उनकी सलाह लेकर जो है आप कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, अंधाधुंध उनका इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ कीट और रोगों के थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करें, यानी कि कहाँ तक उसकी सीमा रेखा है, कहाँ तक वो मिल सके हैं। किसी फसल में कीट या बीमारी की जो केवल उपस्थिति जो है वो हमारे आर्थिक हानि का कारण नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में कीटनाशकों को इस्तेमाल करने का खर्चा जो है उस हानि से ज़्यादा हो जाए, जो कि बिना उपाय का प्रयोग करने पर हो सका है। बिना सोचे समझे हम उसको कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, और वह सीमा जहां आर्थिक हानि को रोकने के लिए नियंत्रक कार्रवाई की जरूरत पड़े तो उसको जो है हम एक्शन थ्रेशोल्ड, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो सीमा रेखा के हैं एक सीमित अवस्था तक जिसका इस्तेमाल करें वो कहलावेगी। इसके इस्तेमाल के जरिए कीटनाशकों को डालने का जो समय है वो सुनियोजित करें। इसके अलावा इन रसायनों के इस्तेमाल की संख्या को भी कम करें, और इस तरह से कीटनाशकों के अवशेषों के खतरे को भी कुछ हद तक कम किया जा सके है। और इसके साथ साथ कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल जरूर करें, जिसमें सभी तरीकों जिस तरह के प्रतिरोधक किस्मों का इस्तेमाल, जैविक नियंत्रण उपाय, रासायनिक नियंत्रण वगैरह का समावेश हो, या फिर जैविक नियंत्रण के लिए लाभप्रद कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला जो है इसमें उपलब्ध है, जिनको कीटनाशकों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सके। परंतु कीटनाशकों का चुनाव करने के दौरान ये ध्यान देना जरूरी है कि इनके इस्तेमाल से प्राकृतिक या फिर लाभप्रद कीटों की संख्या प्रभावित ना हो। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो ऐसे कीटनाशकों का चयन करें जिससे कि लाभप्रद कीटों को नुकसान ना पहुँचे या मित्र कीटों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इस तरह से जहाँ तक संभव हो सके कीटनाशकों को इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करके रसायनों के बारे में पूरी जानकारी लें, और उनको इस्तेमाल करने की विधियों और सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। और नए और पुराने पौधों या फिर अलग अलग फसलों में स्प्रे के बहाव की रोकथाम कीटनाशकों के अवशेष के खतरे को कम करने में काफ़ी हद तक जो है सहायक सिद्ध हो सके है। इसलिए सही और पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के जरिए ही ये सुनिश्चित कर लें कि स्प्रे का बहाव जो है गैर लक्षित पौधों या फिर साथ चलने वाले खेतों तक ना पहुंचे, उसकी मात्रा कम से कम हो। और सुरक्षित अंतराल को अपनावें। कई बार ज़्यादा लाभ लेने के लिए किसान जो है कीटनाशकों के इस्तेमाल करने के बाद निर्धारित सुरक्षित अंतराल का इंतजार करे बिना ही उसको बाजार में बेचने के लिए चले जाए। पर फसलों पर कीटनाशकों के हानिकारक अवशेषों का दुष्प्रभाव से बचने के लिए
फसलों के अनुसार निर्धारित सुरक्षित अंतराल का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आज तो आपने छिड़काव कराया और सुबह या फिर अगले दिन जो है आप खेत में से फसल को ले गए। ऐसा आमतौर पर अमूमन देखा जाए, ज़्यादातर जो किसान भाई सब्जियां वगैरह लगाए हुए हैं तो उसमें तुरंत ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि सब्जियां जो है वो ज़्यादा समय तक जो खेत में रख नहीं सकते, या वो तैयार हो रही हैं कच्ची अवस्था में ले जा रहे हैं, ज़्यादा देर रखें पकेंगी, पर वो ये भूल जाए उन्होंने 1-2 दिन पहले तो उसके ऊपर छिड़काव कराया था रसायनों का और उसको तोड़ कर वो ले जा रहे हैं। तो उसके साथ एक सुरक्षित अंतराल का समय लें, हफ्ते 10 दिन का, उसके बाद या फिर छिड़काव जो है उसी समय को ध्यान में रख कर करें जितने समय तक जो है आपकी फसल तैयार होना जारी है। और इस तरह से जो आप कृषि उत्पाद जो हैं या दूसरे पदार्थों को खाए बिना नहीं रह सकते, परंतु सावधानियों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि अवशेषों के दुष्प्रभाव को कम कर सकें और उससे बच सकें। और इसके लिए ज़रूरी है फल और सब्जियों को बहते पानी में अच्छे से धोएं 5-6 बार। रसायनों के अवशेषों को कम करने के लिए भिगोने से अच्छा बहते पानी में जो है उनको धोना जरूरी है। और इनको धोते समय नरम ब्रश का इस्तेमाल करने से जो ऊपरली सतह पर अवशेष लग रहे हैं, रसायनों के बचे खुचे भाग हैं, वो धोकर साफ़ हो जाएंगे। और हल्का हल्का जो है गर्म पानी है, गुनगुना सा पानी, उसमें भी दे सकें या भाप में भी 1-2 मिनट के लिए उबाल लें, तो उस से आप देखेंगे कि जो कृषि में इस्तेमाल करे गए जो कीटनाशी थे उनके अवशेष जो उन फल और सब्जियों के ऊपर रह गया, फसलों पर रह गए, उनको हम धो के जो है काम कम कर सके हैं। और इस तरह से उनको इस्तेमाल करने से उनका असर भी कम हो सके है। तो भाइयों, यह तो करिए हमने चर्चा कृषि में बढ़ते कीटनाशक अवशेष कैसे कम करें पे, और आज की नसीहत के तहत करेंगे चर्चा कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल पे। तो कद्दू वर्गीय सब्जियां अपनी बढ़वार की अवस्था में अच्छे से चल रही हैं और तरबूज खरबूज की फसल तो लगभग पूरी कर ली, तुड़ाई उसकी हो ली। इस तरह से जो खेत खाली हो रहे हैं उनमें अगली फसलें लौकी, करेला, टिंडा, तोरी वगैरह की ले सके हैं। और जो पुरानी फसलें गर्मी के मौसम की थी उनमें फल छेदक मक्खी से बचाने के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी या 500 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर या 250 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 सीसी और 1.25 किलोग्राम गुड़ को जो है 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करें। लार्डी का प्रकोप हो तो 100 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर ने 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 किले की खेतों की जो बेलें हैं उसके ऊपर छिड़काव कर सके हैं। कार्बेरिल 2.5% का 10 किलोग्राम धूड़ा भी अच्छा रहेगा। और सफ़ेद चूर्णी रोग लगने पर 800 ग्राम घुलनशील गंधक या फिर 200 मिलीलीटर कैराथेन का प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। और वर्षाकालीन जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं लगाने के लिए खेत की अच्छे से तैयारी कर लें। जो खेत किसी भी घास के खाली हो रहे हैं या पहली कोई फसल ली है उससे खाली हो रहे हैं या किसी कारण से रह गए खाली, तो उसके अंदर जो है किसान भाई नई जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां लगा सके हैं। तो भाइयों, इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम। अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम अन्नदाता। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।